We're going to destroy their missiles and we're going to annihilate their navy. 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट, इतनी देर में आप शायद एक कप चाय भी ना बना पाएं, लेकिन इन्हीं 60 सेकेंड्स में एक देश का भूगोल बदल दिया गया। एक सुप्रीम लीडर को उसके सबसे सुरक्षित खुफिया बंकर में जिंदा दफन कर दिया गया और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पे खड़ा कर दिया गया। 28 फरवरी 2026 का दिन, ईरान की राजधानी तेहरान, एक ऐसी सीक्रेट और हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग जिसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन तभी आसमान को चीरते हुए कुछ फाइटर जेट्स आते हैं। आसमान से 12 खौफनाक बंकर बस्तर बम गिरते हैं और जब मलबा हटता है तो उसमें से जो लाश निकलती है उसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। वो लाश थी अयातुल्ला अली खामनेई की। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली खौफ इन बमों में नहीं बल्कि उस गद्दार में है जिसने खामनेई की सबसे खुफिया मीटिंग की खबर सीधे अमेरिका की CIA तक पहुंचाई। और फिर जो होता है, उसने पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों हिलाकर रख दिया। सिर्फ 60 सेकेंड्स, जी हाँ दोस्तों, महज 1 मिनट के अंदर उस अभेद इमारत पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए जाते हैं। वो इमारत ताश के पत्तों की तरह मलबे में तब्दील हो जाती है। शुरुआती 15 घंटे तक पूरी दुनिया में सिर्फ यही खबर थी कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन इस मलबे के नीचे कौन दफन था? जब ये सच दुनिया के सामने आया तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई, उनके परिवार के लोग और ईरान की सबसे खौफनाक फोर्स IRGC के 40 टॉप कमांडर्स एक झटके में मारे जा चुके थे। तो कौन था वो आस्तीन का सांप? क्यों ईरान ने पलटवार में अमेरिका पर हमला करने के बजाय दुबई और कतर जैसे पूरे मिडिल ईस्ट को बंधक बना लिया? और कैसे ये आग अब चीन से होते हुए भारत के 80 लाख लोगों और आपके घरों तक पहुंचने वाली है? ये हम जानेंगे आज की किलर कहानी में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। आज की कहानी कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स के उस बिसात की जहां मोहरों की जान की कोई कीमत नहीं होती। इस कहानी के तार जुड़ते हैं आज से ठीक 8 महीने पहले, 13 जून 2025 से। ये वो वक्त था जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की भीषण जंग चल रही थी। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास खामनेई की एकदम सटीक लोकेशन थी। नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा, टारगेट लॉक है, मुझे मारने की इजाजत दो। लेकिन दोस्तों, ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि अगर शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता को मारा गया तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। तब ट्रंप ने इजराइल का हाथ रोक दिया था। 17 जून 2025 को ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि हमें पता है खामनेई कहां पर हैं, पर हम उन्हें अभी नहीं मारना चाहते। लेकिन फिर 2026 आते आते ऐसा क्या बदल गया कि ट्रंप ने खुद इस कत्ल का ग्रीन सिग्नल दे दिया। फरवरी 2026 में जिनीवा में अमेरिका और ईरान के बीच एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी जिसकी मध्यस्थता कर रहा था ओमान। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर वहां थे। ट्रंप की सिर्फ एक शर्त थी, ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर दे। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं था। ट्रंप ने 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 27 फरवरी 2026 की शाम को जिनीवा की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई और उस रात वॉशिंगटन में बैठी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को एक ऐसा इनपुट मिलता है जिसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की नींव रख दी। 27 फरवरी की रात CIA को खबर मिलती है कि 28 की सुबह तेहरान की एक खास बिल्डिंग में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होने वाली है जहां खामनेई के साथ ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद होगी। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के राष्ट्रपति तक को खामनेई के मूवमेंट की खबर नहीं होती, तो ये टिप CIA तक पहुंची कैसे? यहां एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद के एक नए और खौफनाक मॉड्यूल की। पहले मोसाद अपने इजरायली एजेंट्स को भेजता था, लेकिन अब उन्होंने तरीका बदल दिया था। उन्होंने ईरान के अंदर के ही लोकल लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। वो लोग जो ईरान की सरकार से नफरत करते थे या जिन्हें बेइंतहा पैसे का लालच था। मोसाद ने उन्हें ट्रेनिंग दी और अपना जासूस बना लिया। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस खुफिया मीटिंग की जानकारी किसी आम एजेंट ने नहीं दी थी। खामेनेई के इनर सर्कल का कोई बहुत ही करीबी शख्स, कोई ऐसा जिस पर खामेनेई अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करते थे, वही गद्दार निकला।
उसी ने इजराइल और अमेरिका को वो टिप दी थी। उधर CIA सैटेलाइट इमेजरी के जरिए उस बिल्डिंग के बाहर गाड़ियों की मूवमेंट्स और मोबाइल सिग्नल्स को ट्रैक कर रही थी। जब दोनों तरफ से खबर पक्की हो गई तो मौत का फरमान लिख दिया गया। 28 फरवरी की सुबह इजराइल के एयरबेस से F-35 और F-15 फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं। इजराइल के इतिहास में पहली बार वो दिन के उजाले में ईरान पर हमला करने जा रहा था। सुबह 9:40 तेहरान का आसमान। CIA को पता था कि खामेनेई का बंकर जमीन से 5 मंजिल नीचे है, इसलिए उन जेट्स में वो खास बंकर बस्टर मिसाइलें लोड थी जो जमीन के 200 मीटर तक अंदर घुसकर फटती हैं और फिर 60 सेकंड के अंदर उस कंपाउंड पर 12 बम गिरे। वो जमीन के अंदर घुसे और सब कुछ खाक कर दिया और उस मलबे में खामेनेई, उनके परिवार के कुछ सदस्य, IRGC के कमांडर इन चीफ सहित टॉप 40 ऑफिशियल्स जिंदा दफन हो गए। हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू इंतजार कर रहे थे जब तक मलबे से एक खास लाश की तस्वीर खींचकर वॉशिंगटन नहीं भेजी गई। ट्रंप ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही वो तस्वीर ट्रंप की टेबल पर आई, उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि खामेनेई मारा गया। ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की लहर दौड़ गई। इस हमले के बाद इंटरनेट पर एक शोर मच गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, खामेनेई गया, अब ईरान का डी एंड होगा। ईरान में वेनेजुला की तरह सरकार गिर जाएगी। लेकिन ठहरिए, ईरान को वेनेजुला समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। ईरान का सिस्टम दुनिया के सबसे जटिल सिस्टम में से एक है। वहाँ हर अहम पोजीशन के लिए 4 लेवल का सक्सेशन प्लान है, यानी उत्तराधिकारी योजना उनकी हमेशा रेडी रहती है। नया सुप्रीम लीडर पर्दे के पीछे चुना जा चुका है, बस ईरान उसे अभी सामने लाकर अमेरिका का अगला टारगेट नहीं बनाना चाहता। हाँ, ईरान की कुछ जनता इस मौत से खुश जरूर है, लेकिन अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर भी लोग खामेनेई के सपोर्ट में शेम ऑन US के नारे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान की खूंखार फोर्स IRGC अभी जिंदा है। उन्होंने कसम खाई है कि वो इस खून का ऐसा बदला लेंगे जो इतिहास याद रखेगा। उनका अगला निशाना अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 को कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट पर अटैक क्यों शुरू कर दिए? दुबई, कतर और बहरीन पर ईरान की मिसाइलें क्यों गिर रही हैं? दोस्तों, ये ईरान की बौखलाहट नहीं है, ये ईरान का बिछाया हुआ एक मास्टर ट्रैप है। ईरान सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को बंधक बनाना चाहता है। उसने स्टेट ऑफ होम्स को ब्लॉक करने की धमकी दी है। ये वो 33 किलोमीटर का पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। हर रोज 17 मिलियन बैरल तेल। आज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सन्नाटे में डूबा है। UAE ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर इंडिया से लेकर इंडिगो तक की सारी उड़ानें रद्द हैं। ईरान बिना अमेरिका पर सीधा हमला किए पूरे दुनिया की सप्लाई चेन की सांसें रोक रहा है। कच्चा तेल लगभग $100 प्रति बैरल की तरफ भाग रहा है। अब इस कहानी के 2 ऐसे किरदारों की बात करते हैं जिनका नाम कोई न्यूज चैनल नहीं ले रहा। पहला किरदार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। MBS मिडिल ईस्ट को नया यूरोप बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां वहां आए। जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी तब MBS लगातार ट्रंप को फोन करके भड़का रहे थे कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन आज उसी हमले के कारण पूरे मिडिल ईस्ट पर मिसाइलें गिर रही हैं और MBS का सपना खतरे में है। दूसरा सबसे बड़ा किरदार है चाइना। ईरान पर अमेरिका के 1,500 सैंक्शंस लगे हैं, फिर भी ईरान जिंदा कैसे था? चीन की वजह से। चीन ईरान का 80% तेल खरीदता है और वो भी डॉलर में नहीं बल्कि युआन में, जो उनकी खुद की अपनी करेंसी है। उसी पैसे से ईरान चीन से हथियार और जरूरत का सामान लेता है। दरअसल अमेरिका का यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं है, ये सीधे सीधे चीन की ऑयल सप्लाई की गर्दन काटने की साजिश है। पहले वेनेजुला पर हमला करके चीन का तेल रोका गया और अब ईरान का नंबर है। असली निशाना चीन है मेरे दोस्तों। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस पूरी आग में हमें यानी भारत को क्या फर्क पड़ता है? आज इंटरनेट पर बहुत सारे लोग मीम्स बना रहे हैं कि देखो इंडिया कितना सेफ है और दुबई कितना अनसेफ। ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत खतरनाक है। गल्फ देशों में 80 लाख भारतीय काम करते हैं। अगर ये वॉर बढ़ा
तो 80 लाख लोगों को सुरक्षित भारत वापस लाना कोई मजाक नहीं होगा। और इसी बीच एक और अजीब ड्रामा शुरू हो गया है। इंटरनेट पर ईरान में फंसे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए रोते बिलखते वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम फंस गए हैं, बम गिर रहे हैं, भारत सरकार हमें फ्री में यहां से निकाले। लेकिन दोस्तों जरा सच सुनिए। भारतीय एम्बेसी ने 14 जनवरी और 23 फरवरी 2026 को ऑफिशियल एडवाइजरी जारी करते हुए सबको चीख चीख कर कहा था कि ईरान छोड़ दो, हालात बिगड़ने वाले हैं। तब इन स्टूडेंट्स ने ज्ञान देते हुए वीडियो बनाए थे कि हम यहां बिल्कुल सेफ हैं, हमारी पढ़ाई चल रही है, पैनिक मत फैलाओ। और आज जब सिर पर बम गिर रहे हैं तो उन्हें याद आ रहा है कि सरकार सब कुछ रोककर टैक्स पेयर्स के पैसे से उन्हें इवैक्यूएट कराए। जब अमेरिका साफ कह देता है कि अपने पैसे खर्च करो और कमर्शियल फ्लाइट से निकलो, तो हम भारतीयों में ये इंटाइटलमेंट कहां से आ रहा है? चेतावनियों को इग्नोर करना और फिर सरकार को ब्लैकमेल करना, ये एटीट्यूड हमें बदलना होगा। जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान की तरफ से लगातार यूएई, अबू धाबी और इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। कतर में अमेरिकी बेसों को निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। इस वॉर ने हमें एक बात सिखा दी है, द न्यूज इज ऑफ वॉरफेयर। अब युद्ध सामने सामने नहीं लड़े जाते, अब युद्ध ड्रोन, साइबर अटैक्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस से लड़े जाते हैं। याद है ना मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने बिना बॉर्डर पार किए पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप तबाह कर दिए थे। और जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे तो हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही राख कर दिया था। आज हमें उन वैज्ञानिकों को शुक्रिया कहना चाहिए जिन्होंने 70 और 80 के दशक में भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया। हमें अपने डिफेंस सिस्टम पर और काम करना चाहिए, क्योंकि वॉर कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी 60 सेकंड के उस खौफनाक ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी। एक गद्दार, 12 बम और एक मौत जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। अब देखना यह है कि ईरान की तरफ से वह कौन सा खौफनाक बदला आने वाला है जिसका उन्होंने वादा किया है। क्या रूस और चीन इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदेंगे? जो भी होगा उसकी हर डार्क और अनफिल्टर्ड अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको आज के इस एपिसोड की तहकीकात और गहराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ईरान के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत। ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल किलर कहानियाँ को। मैं लेता हूँ आपसे विदा। अपनी आंखें खुली रखिए, दिमाग सचेत रखिए, क्योंकि दुनिया में जो दिखता है सच अक्सर उससे कहीं ज़्यादा डरावना होता है। अपना समय और कीमती वक्त देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।